आज हम जो बात करेंगे बेटा वो बात होगी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था, जैसे कोएसिव फोर्स क्या होते हैं, एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी। और अब आज जो बात करेंगे वो होगा हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। एसेंट ऑफ सैट में जनरली ये बताया गया था कि जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो मटेरियल ऊपर चढ़ता है प्लांट की लीफ तक वो आपका एसेंट ऑफ सैट में आता है। और ये काम जनरली आपका जाइलम के थ्रू भी होता है और थोड़ा सा फ्लोएम के थ्रू भी होता है, ठीक है। बुला लो जब ठीक है बेटा। तो आगे जो बात करेंगे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय द फ्लोएम। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड बाय द फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय द फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हमको ये बताया बहुत अच्छे से कि हमारा जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू आपका दो है, एक है आपका जाइलम और दूसरा क्या बताया था हमने, वो बताया था हमने फ्लोएम के बारे में, ठीक है। तो जाइलम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जनरली आपका वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और फ्लोएम से जितने भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक आपका फूड हो गया, फूड में जनरली सुक्रोज हो गया और दूसरे भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है भाई, वो आपके फ्लोएम से होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड बाय द फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक। सिंपल से कंसेप्ट आप समझिए। अगर ये कंडीशन कहीं पर है, मैंने बताया था ना ये 3 सेगमेंट बताया था, अगर ये कंडीशन कहीं पर जो है पैदा हुई है तो वहां पर जिस चीज की स्कार्सिटी है उसको पूरी की जाएगी। सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब जैसे एक पर्सन यहाँ पर है और इसको भूख लगी है तो खाने के लिए क्या दिया जाएगा, तो खाना दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर इसको खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो इसको मनी ना दे करके अगर इसको हम खाना देंगे तो क्या इसकी जरूरत पूरी हो पाएगी, नहीं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट इसलिए ही होता है कि जहां पर जिस चीज की कमी होगी उस चीज को पूरा करने के लिए सब्सटेंस को यहाँ से वहां भेजा जाएगा। मैंने शुरू में बताया, जैसे आपका जो है झारखंड, वहां पर कोयले की खदान बहुत है, वहां पर कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है, वहां से कोयला निकाल करके आपके दूसरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भेजा जाता है, ठीक है। उधर केरला की तरफ आप जाएंगे, वहां पर काली मिर्च वगैरह बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो वहां से पैदा जहां पर पैदा होती है वहां से लेकर के आपको दूसरे एरिया में भेजा जाता है। तो मतलब दूसरे एरिया जिस जगह पर भेजा जाता है वो क्या है, वो सिंक, वो क्या है, सिंक, ठीक है। और जहां पर बनता है वो क्या है बेटा, सोर्स। बात समझ में आई, मतलब जो जरूरतमंद है वो सिंक की तरह काम करेगा और जो जरूरत पूरी कर रहा है वो सोर्स की तरह काम करेगा। जो नीडी बंदे हैं, जो नीडी एरिया है, जो नीडी पीपल है, वो क्या है, इस तरीके से सिंक है। और जो नीड पूरी करवा रहा है वो क्या है, सोर्स है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। और ये बिल्कुल आप जानते हैं एक और कंसेप्ट जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आप जानते हैं किसी भी सोल्यूशन में अगर सॉल्यूट आपका क्या है बेटा, ज्यादा हो गया है और इसका जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट क्या है, अगर कम है, तो ऐसा सोल्यूशन आपका हाइपरटोनिक कहलाता है। क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक कहलाएगा। और इस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है
वो नीचे से होगा कि आस पास के सराउंडिंग मीडियम से ये पानी को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। पानी को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चे, आकर्षित करेगा, पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये 2-3 फंडे हैं आपके पास, इसको आपको क्लियर रखना है, ठीक। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम, यहाँ पर जो थ्योरी सबसे ज्यादा दी गई थी वो मास फ्लो हाइपोथेसिस थी, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस थी। जो मास फ्लो हाइपोथेसिस थी जो आपको पढ़ना है वो किसने दिया था, मुंज ने दिया था। मंच ने आप कह सकते हैं 1960 में इन्होंने दिया था। 1960 में ये मास फ्लो का फिनोमेना आया था, ठीक। मास फ्लो हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी और जिस साइंटिस्ट ने इन्होंने दी थी उसका नाम था क्या, ये चॉकलेट जो आप खाते हो ना, मंच या मंच, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते थे जब हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में। मुंज परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या होती है, एक परिकल्पना होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसमें आपके फ्लोएम की जब हम बात करेंगे बेटा, तो फ्लोएम में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक तो होता है आपका सील ट्यूब और दूसरा क्या होता है, कंपेनियन सील ट्यूब और कंपेनियन। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हमारी मदद करेंगे फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में। दूसरा, यहाँ पर ये जनरल एबीसीडी आप इसको समझ लीजिए, सोर्स होगा और क्या होगा, सिंक होगा। सोर्स वो होगा जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द ग्रीन पार्ट, और ये जो ग्रीन पार्ट है आपको वो क्या है, लीफ है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। और सिंक क्या है, जहाँ पर इसको अनलोडिंग की जाती है, जो आपका फूड है जो जा रहा है वहां पर उसको अनलोड किया जाता है, ठीक। yes. अब ये जानते हैं लीफ प्लांट के लोअर सरफेस पर बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, प्लांट के अपर एरियाज में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सनलाइट इसके ऊपर तेजी से पहुंच सके, ठीक है। तो ये जो सिंक है जहाँ पर क्या होगा, फूड का स्टोरेज, मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, अनलोडिंग होगी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको समझते हुए बेसिक क्या बताया हमने, जहाँ जरूरत है जहाँ स्कार्सिटी है वहां पर उस एरिया को हम बोलेंगे सिंक, और जो जरूरत पूरी कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स, ठीक है। अभी मम्मी पापा आपके क्या है, सोर्स हैं, और आप क्या हो, सिंक नहीं, तुम हो तभी कोचिंग वाले, कोचिंग वाले अकेले खोल के झूठना नहीं, ठीक है ना। बच्चे हैं सब कोचिंग है, बच्चे नहीं भी कोचिंग नहीं। लॉकडाउन पीरियड में एक नहीं कम से कम लाखों कोचिंग ऐसी है छोटी छोटी सी थी, वो सब बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चे थे ही नहीं, पढ़ेगा कौन। अब तो नया श्रम कानून आ गया है जिसके तहत ये कहा गया है अगर किसी कंपनी में 300 से आसपास के एम्प्लॉई हैं तो वो बिना सरकार को इन्फॉर्म किए बगैर वो अपनी कंपनी बंद कर सकता है, सबको फायदा। खैर वो सारी बातें हैं, तो ये छोटी सी बात थी, इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, थोड़ा सा आपसे बात। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है बेटा, ये आपका प्लांट है, प्लांट का ये एरियल पार्ट है और यहाँ पर क्या है, ये लीफ है। अब इस लीफ में जो बचपन से आप पढ़ते आए वही काम होगा, क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनेगा बेटा, मेनली ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, ऑक्सीजन। CO2 कहाँ निकलेगा, ऑक्सीजन। प्लांट का मकसद नहीं ऑक्सीजन बनाना, प्लांट का मेन काम क्या है, ग्लूकोज बनाना, ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक। तो ये ग्लूकोज बना, अब इस ग्लूकोज को बॉडी के हर पार्ट में क्या करना होता है, भेजना है। तो भेजना है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यू है दैट इज द फ्लोएम।
वो क्या है, फ्लोएम। इसका मतलब ये जो एरिया हो गया ये आपका हो गया सोर्स, ठीक है। और ये जो फ्लोएम है ये क्या हो गया बेटा, मीडियम जो इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा। और जो आपके स्टोरेज ऑर्गन्स हो गए, जो आपके स्टोरेज ऑर्गन हो गए या स्टोरेज पार्ट हो गए, वो स्टोरेज पार्ट आपका क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा, वो कहलाएगा, ठीक। आगे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका सीव ट्यूब है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये आपका क्या है, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर्स होते हैं, है ना, है ये छोटे छोटे पोर्स। अब इस सीव ट्यूब के एडजेसेंट में इसको मदद करने के लिए इसके पास होता है कॉम्पेनियन सेल। ये क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल, जैसे जानते हैं, ये है आपका कॉम्पेनियन सेल और ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका सीव ट्यूब। अच्छा, खास बात ये है कि जो सीव ट्यूब है हमारा उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। नीट का बड़ा पेटेंट क्वेश्चन, ई न्यूक्लिएटेड होता है सीव ट्यूब आपका, ठीक है। सीव ट्यूब आपका ई न्यूक्लिएटेड होता है, सीव ट्यूब आपका ई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा आप देख रहे हो इसमें अब क्या होगा, अब फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बना बेटा, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होगा, सुक्रोज में होगा। और सुक्रोज का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है और जब वो स्टोरेज ऑर्गन के पास पहुंचेगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तीन फॉर्म मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बताया है कि ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसिस होती है, सुक्रोज के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और स्टार्च के फॉर्म में इसका स्टोरेज। हम आप भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को खाते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। जब ग्लाइकोजन पूरी तरीके से स्टोर हो जाएगा तब वो किसमें कन्वर्ट होगा, फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। हमारे यहाँ स्टोरेज के दो फॉर्म, ग्लाइकोजन और प्लस फैट। इसके पास क्या है, जनरली मेजोरिटी में स्टार्च। बाकी की बातें बाद में, भाई कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का भी जो है स्टोरेज होता है चीज वगैरह में, ठीक। तो ये अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब इसके अंदर, जब इस लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो ये जो है पहले कंपेनियन सेल इस ग्लूकोज को क्या करेगा, कैच करेगा और फिर उसके बाद ये भेजा जाएगा किसको, आपके सीव ट्यूब। अब जब सीव ट्यूब के अंदर ये ग्लूकोज की जगह आप सुक्रोज लिखे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे ज्यादा बेहतर है, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। सुक्रोज हम लिखते हैं तो अब आप देखिए कि बड़ी सिंपल सी बात है कि जब सुक्रोज इसके अंदर गया यहाँ पर, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है बेटा, इसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तब ये एरिया कैसा होगा, ये एरिया आपका हो गया हाइपरटोनिक, ये एरिया आपका हो गया हाइपरटोनिक। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एरिया ये वाला एरिया जनरली हाइपरटोनिक हो जाएगा तो होगा क्या, आसपास के सराउंडिंग मीडियम के वाटर को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। जब टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो उस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। और ये मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसीलिए फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब बाई डायरेक्शन को और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब स्प्रिंग का सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तो पत्तियां सब झड़ जाती हैं, पत्तियां नहीं रहती। तो उसके बाद जो रूट्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, जहां पर ये फूड आपका स्टोर होता है, जो स्टोरेज फूड है आपका स्टेम है और आपका रूट है, अब ये सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देंगे, है ना भाई। आलू जब सीजन में नहीं पैदा होते तो उसको कहाँ रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो जब तक आलू आपके खेत से पैदा हो रही थी तब तक आपका खेत जो है सोर्स था, लेकिन अभी आलू की पैदावार नहीं हो रही है तो उस आलू को आपने कहाँ स्टोर रखा है,
कोल्ड स्टोरेज में रखना है। तो अब कोल्ड स्टोरेज आपका सोर्स हो गया, तो जब जब जरूरत आपको पड़ी कोल्ड स्टोरेज से आलू लाओगे और खाओगे। तो अब स्प्रिंग का सीजन ऐसा आ गया कि जब छोटे छोटे अब उसमें प्लांट्स में बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे नई लीव्स वगैरह निकलेंगे, नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो उसमें होगा क्या कि अब सोर्स की तरह कौन काम कर रहा है, आपका जो स्टोरेज ऑर्गन है, लाइक आपका स्टेम हो गया, लाइक आपका रूट्स हो गया। स्टेम में जैसे आपका पोटैटो हो गया, पोटैटो ट्यूबर हो गया, बीट रूट हो गया, ठीक है। कुछ लीव्स होती हैं जहाँ पर जो है वो आपके सेकुलेंट वाले पार्ट की बात हम करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा किनारे करेंगे। अभी हम दो ही पर रहते हैं, जैसे बीट रूट हो गया, आपका पोटैटो हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर जो फूड स्टोर है उसका क्या होगा, अब ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोइंग के थ्रू। पहले तो पत्ती से, पहले तो ये पत्ती से ये फूड बना, तो इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में भी गया, और यहाँ पर आने के बाद ये या तो रूट के अंदर स्टोर हो गया या तो ये स्टेम के अंदर स्टोर हो गया। अब जब स्कार्सिटी हुई, जब स्प्रिंग का मौसम आया, तो स्प्रिंग के मौसम में क्या होगा कि ये यहाँ का फूड अब जहां जहां जरूरत है वहां वहां पर पहुंचाया जा रहा है। yes. तो सीजन जैसे जैसे वैरी करता है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि जो सोर्स का सेंटर है, सोर्स का सेंटर भी बदलता है। पहले सेंटर क्या था, लीफ था, लेकिन जब स्प्रिंग का मौसम आया तो सारी पत्तियां देखते झड़ जाती हैं ना। उस वक्त क्या करें, उस वक्त प्लांट को कहाँ से मिलेगी एनर्जी, है ना। जैसे बड़े मासूम से बच्चे ने सवाल पूछा कि जब पत्ती नहीं रहती है तो प्लांट सर्वाइव कैसे करता है। उसका जवाब यही है कि बेटा जब प्लांट के ऊपर जो पत्ती नहीं रहती, उसके स्टेम में, उसके जो है रूट्स में फूड क्या होता है, स्टोर होता है, और वो जो है ट्रांसपोर्ट होता है बाद में। बड़ी सिंपल सी बात। तो आपने क्या देखा कि ये सॉल्यूशन जो था वो हाइपरटोनिक हो गया, और हाइपरटोनिक होने की वजह से जो आसपास का जो सराउंडिंग वाटर है, आसपास का जो सराउंडिंग वाटर है वो इसके अंदर एंटर करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो इस सेल के कंपेयर में कैसा है, हाइपोटोनिक है। यहाँ पर एरिया कैसा था, हाइपोटोनिक था, ये एरिया कैसा था, हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक होने की वजह से यहाँ का पानी इसके अंदर गया, जब पानी इसके अंदर गया तो इसके अंदर का जो टर्गर प्रेशर था वो इंक्रीज कर गया, और फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक और आप बना सकते हैं कंपेनियन, ये सी ट्यूब आप बना सकते हो ऐसे, ये, और इसके साथ लगा हुआ क्या है आपका कॉम्पेनियन। ये फिनोमेना आपका चलता है, और यही है आपका क्या, mass flow hypothesis, translocation of the food by the fluid बनाए। और फाइनली होगा क्या, फाइनली जब ये स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचेगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, ये है आपका स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है, स्टोरेज पार्ट। तो ये देखिए यहाँ पर एंडोस्मोसिस यहाँ पर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपका सुक्रोज मटेरियल है, वो सुक्रोज मटेरियल जब इसके अंदर आएगा एंडोस्मोसिस यहाँ पर होगी। तो ये वाली जो एंडोस्मोसिस हो रही है एक्चुअल में ये एक्टिव प्रोसेस होता है, एक्चुअल में ये आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। मीन्स देयर विल बी एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। दूसरा एंडोस्मोसिस और कैसे हो रहा है, जैसे सुक्रोज का इस कंपेनियन सेल से आपका सी ट्यूब में जाना, ये भी एक टाइप का एंडोस्मोसिस है, ठीक है। वाटर का बाहर से अंदर की तरफ आना, हाइपो से हाइपर की तरफ आना, ये भी आपका एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया है, ठीक। तो पॉइंट ऐसे मेंशन किया जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेड क्या कहते हैं, this endosmosis occurs and accumulation of the sucrose in the form of starch। तो किसी चीज को accumulate करवाएंगे, स्पेशली सुक्रोज को accumulate करवाएंगे, उसको स्टोरेज के फॉर्म में ले जाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि अभी इसका कन्वर्जन स्टार्च में हो चुका है। बड़ा सिंपल सा कोरिलेशन आप समझिए, जब हमने बताया था कि जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमने अपनी बॉडी से रिलेट करके बताया था, जहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को बताया था। याद करिए कि जब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा होता है तब उसका पहले हम यूटिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन।
तो वैसे यहाँ पर भी होगा भाई, पहले ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट तो हो ही रहा है फ्रूट के फॉर्म में, फिर उसका क्या होगा भाई, स्टोरेज होगा। स्टोरेज होने के बाद क्या होगा, फिर वापस से जब स्कार्सिटी होगी तो जो स्टोर्ड मटेरियल उसका फिर से हम क्या करेंगे, ग्लूकोस्टेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और उसका हम इस्तेमाल कर रहे थे, यूज कर रहे थे, जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर कर रखा था, जो फैट हमने स्टोर कर रखा उसका इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक वैसा यहाँ पर भी हो रहा है प्लांट के केस में। सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टोरेज होता है किस फॉर्म में, आपके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, तो स्टोरेज किस फॉर्म में हो जाएगा, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर। थोड़ा जल्दी आया करिए आप लोग, आपको पता है डेली हम 8:30 बजे आ जाते हैं। लेके आया करो। जल्दी आ जाए तो अच्छा है। अब यहाँ आने के बाद हमको 10 मिनट वेट करना पड़ता है, सारे बच्चे आ जाए पढ़ाना शुरू कर, थोड़ा सा टाइम दे करके चलिए। जैसे आप सोचते हो कि 8 बजे, 8:15 निकलें तो 8:30 पहुँचे, नहीं, आप 8:05 पे निकल जाओ, 8:10 पे निकल जाओ। सोचो हम उठे हैं, नहाए, फिर आए, ये हो गया। तो स्प्रिंग वाली बात आप एक बार ऐसे लिख लीजिए कि भाई जब स्प्रिंग का मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन कब आता है जल्दी बताओ। बसंत पंचमी चल रही है, बसंत जब लीफ फॉल होता है ढेर सारा, बसंत में तो लीफ फॉल होता है ना। हाँ, ये देखो ना तुम्हारे पास बाहर देखो, ये देखो, ये कौन सा पेड़ है, मॉरस अल्बा है, शहतूत, मलबेरी, जिसके फल को हम मरूला की तरह रिजेंबल करते हैं, इसका फल मरूला की तरह होता है। ठीक है, कौन सा फ्रूट होता है ये, बोलो बोलो, फ्रूट बताओ, मैं नहीं बता रहा, नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है ना। ऐसे चुल्लू में पानी और ऐसे नाक डुबा 2 मिनट के लिए, मरना मत लेकिन, तकलीफ होनी चाहिए। पत्तियां नहीं है ना, पत्तियां खत्म है। बसंत कल ही तो मनाए हम लोग बसंत पंचमी, मिठाई उठाई खाए और गेहूँ का वो रख करके लोग स्टेटस डाल रहे थे, गेहूँ गेहूँ सरसों गुलाब गेंदे का फूल ये सब लगा करके लोग स्टेटस डाल रहे थे बसंत पंचमी। ठीक, खैर स्प्रिंग के सीजन में होगा क्या कि जो सोर्स है वो बदल जाएगा। सोर्स क्या हो जाएगा आपका, रूट हो जाएगा और या तो आपका स्टेम हो जाएगा। क्या मैं नहीं बता रहा, क्यों बताऊं, मलबेरी तो कहते हैं, बटरीटू हाँ। चलिए आगे चलते हैं लोग। तो जब रूट और स्टेम इसका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, तो होगा क्या, आ जाए। और सुनिए, इधर सुनिए, इधर इधर टाइम पे, टाइम पे आप टाइम देखिए क्या हो रहा है, 1 मिनट ये देखो 9:06 हो रहा है, टाइम पे आया करिए, टाइम पे। इधर आओ लड़के, इधर आओ, कहाँ से आते हो तुम, हाँ तो बगल में ही तो है ना। भाई मैं 500 किलोमीटर से दूर आकर के तुम लोगों को पढ़ा सकता हूँ। हाँ चल अंदर चल ना, लाइट टाइम पे आया करो तुम लोग। बदतमीजी नहीं, तो फोड़ देंगे शुक्ला, और मारते बहुत करते हैं, हरी से पूछ।
चलो इधर कुछ फ्लो चार्ट में बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा उसमें मजा आ जाएगा। लीफ के अंदर क्या है बेटा? मेसोफिल है, ठीक है। मेसोफिल के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो बनेगा क्या? सुक्रोज, जिसका कन्वर्जन किसमें होगा? सुक्रोज में होगा, ठीक है। इसकी वजह से मेसोफिल सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, एंडोस्मोसिस होगी। एंडोस्मोसिस होने की वजह से ढेर सारा वाटर जो है सराउंडिंग मीडियम से अंदर आएगा, जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वाटर प्लस सुक्रोज का मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेगा तब ये क्या करेगा बेटा? ये ट्रांसपोर्ट होगा आपके कहाँ पर? जल्दी बताइए। ये ट्रांसपोर्ट होगा आपके स्टोरेज ऑर्गन पर ट्रांसपोर्ट होगा, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। ये सिंपल सा काम करता है। कहाँ पर? लीफ के अंदर चलेगा। लीफ के अंदर क्या है? वहां पर भी आपको फ्लोएम मिलेगा। फिर लीफ से कहाँ पर जाएगा बेटा? स्टेम के जो है आपके फ्लोएम में जाएगा। उसके आपके कहाँ पर जाएगा बेटा? रूट में जाएगा, या उसके अपर पार्ट पे जाएगा, प्लांट के अपर पार्ट पर ये जाएगा, ठीक है। तो आपने शुरू की क्लास में आपने वो भी किया होगा, एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। क्या एक्सपेरिमेंट था वो जो आपकी एनसीईआरटी कह रही है? थोड़ा एक्सपेरिमेंट बताइए, क्लास 10 वाला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसको बताइए जरा। हाँ हाँ, ठीक है। बार्क और फ्लोएम दोनों को रिमूव करते थे हम। बार्क और फ्लोएम को रिमूव कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो स्वेल कर जाएगा, है ना। मतलब ये कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, और ये अपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? स्वेल कर जाएगा ये। अगर हम यहाँ से इसका बार्क और प्लस फ्लोएम को अगर रिमूव कर देंगे, बार्क और प्लस फ्लोएम को रिमूव कर देंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया। क्योंकि ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर ही रह जाएगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। जैसे अभी भारत सरकार ने किया है, बैरियर लगा दिया है। किसान के जो किसान दिल्ली में दिल्ली में ही जो किसान बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे उधर, और वो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ सेलिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अक्यूमुलेट कर, कोई भी चीज इकट्ठी हो जाएगी, तो उसकी बातें हैं ना, ठीक है। पाइप बढ़ रहा है, और पाइप ऐसे दबा दो तो पाइप के पीछे वाला पानी क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फ्लोएम क्या है? इस तरीके से कंडक्टिंग टिश्यू ही तो है, पाइप ही तो है। पॉइंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पूरा फ्लो चार्ट में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 3 कॉलम बना लीजिए आप, 1 2 और 3। ये आपने 3 कॉलम बना लिया। 3 कॉलम में बारी बारी से क्या लिख लेंगे आप? ये आप लिखेंगे लीफ। लीफ के अंदर क्या होता है बेटा? मेसोफिल होता है, ठीक। दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे? दूसरे कॉलम में फ्लोएम, ठीक। तीसरे कॉलम में आप क्या लिखोगे? रूट की फ्लो, या आपका इसमें क्या लिखोगे बेटा? स्टेम लिखोगे, रूट की फ्लो या स्टेम। फिर मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। इतना आसान है, आप लोग बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट आपको, टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आपका प्लांट वाटर रिलेशन का, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स का जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं वो सारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। डीपीटी वाले क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मतलब अब तक जितना एग्जाम में पूछा है, कब से? सन 2003 से लेकर के 2020 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है आपका, इस पे वो सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक। उससे पहले हम आपको उसकी शीट भी भिजवा देंगे सैटरडे तक, ताकि आप लोग घर पे एक बार कोशिश कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जब हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तोड़ना क्या है? फोड़ेंगे नहीं, है ना। तो आप लोग जनरल भाषा में क्या कहते हैं फोड़ देने को? नहीं, यहाँ कुछ अलग भाषा है। सही, दावा, आगरा, अलीगढ़, जो भी,
फोटोसिंथेसिस होगा, अगर सुनो छोड़ो, फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा किसमें, सुक्रोज में। लाइन से हम चल रहे हैं सुक्रोज में। तो सुक्रोज में जब कन्वर्जन होगा तो सुक्रोज की वजह से आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो लाला क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगी, और एंडोस्मोसिस होगी तो पानी खूब अंदर आएगा, इसकी वजह से टर्गर प्रेशर क्या करेगा। अब जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसकी क्या होगी बेटा, अनलोडिंग होगी लीव से। कहाँ पर, ये इधर इधर वाले फ्लोएम में, इधर सिस्टम वाले फ्लोएम में, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इस केस में, तो यहाँ पर भी आपकी एटीपी एनर्जी क्या होगी बेटा, टच होगी। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, अनलोडिंग कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा आपको सुक्रोज प्लस वाटर। सुक्रोज प्लस वाटर मतलब पहले कंपेनियन सेल में आया, कंपेनियन सेल से किस में आया, सीव ट्यूब में आया, ठीक है। वाटर प्लस सुक्रोज किसमें गया बताइए, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से किसमें गया आपका, सीव ट्यूब में गया, सीव ट्यूब में गया। और जब सीव ट्यूब में गया तो आप देख रहे हो, तो सीव ट्यूब में जाने के बाद इसका फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, एक बात बता रहे हैं, फिर से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा इंक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वापस से आप जानते हैं वही फिनोमिना चलेगा, एंडोस्मोसिस होगी। एंडोस्मोसिस होने की वजह से क्या होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से तब ये ट्रांसपोर्टेशन वापस से होगा। कहाँ पर होगा, रूट में होगा या उसके स्टेम में होगा, ठीक है। वापस से फिर जब होगा तो ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होगा, रूट या स्टेम के एरिया में होगा, ठीक। तो यहाँ पर वापस से आप देखोगे कि एटीपी आपकी खर्च हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पर वापस से हम इसको देख रहे हैं क्या, यहाँ पर वापस से इसकी अनलोडिंग हो रही है और ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, यहाँ पर। तो अब ये जो सुक्रोज मॉलिक्यूल था, सुक्रोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और ये स्टार्च जो था ये आपका स्टोर हो गया, ठीक है। कोई हमें बता सकता है रेट ऑफ ट्रांसलेशन किससे मेजर करते हैं, फोटोमीटर से, क्या बात है, फोटोमीटर से हम ट्रांसलेशन को मेजर करते हैं, ठीक। फोटो पैरोट वाला पो, ठीक है। ये चैप्टर छोटा सा पॉज लेते हैं हम लोग, छोटा सा पॉज, रहूंगा मैं यहीं पे, पहुंच जाऊंगा मैं, यस थोड़ा सा पॉज लेते हैं, अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है। शर्म नहीं आती, देखो देखो। कल तुम लोगों को पता नहीं था, जो बच्चे घर चले गए थे, जो बच्चे ऑनलाइन थे, कि क्लास दोबारा हुई थी 12 बजे। हाँ हाँ, आप लोग तो थे, दरअसल हमें बताएं जो ये मोबाइल के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। हाँ? सर मालूम नहीं था। मालूम नहीं था बेटा, मैसेज तो हमने तुरंत भेज दिया था। ट्रांसपीरेशन तोड़ गया हवा में, तुम कहीं ऑपरेट हो गया है।
अर्जुन राघव बताइए, या बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अजय या तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बड़ी विडंबना है, इसी को कहते हैं आदत। जब आपकी आदत पड़ जाती है किसी चीज की तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, और इसीलिए आदत को अपने ऊपर कभी हावी मत करो। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म से हल्का सा जोड़ने की कोशिश करिए, मन शांत रहता है और सेटिस्फैक्शन रहता है। चल बेटा, हमको क्या देख रहे हैं क्या? आप बोलती है। चलो बेटा, और क्या? ये ब्रेक कहाँ है? ब्रेक ब्रेक हो गया। मिनरल न्यूट्रिशन, हमने सभी न्यूट्रिशन को देखा। हमने विटामिन के बारे में पढ़ा है, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। मिनरल्स में स्पेशली जो सबसे मेन मिनरल्स होते हैं, मैं नाम बताता हूँ। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल तो दोनों होते हैं। 59 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। 59, एक कम 60, 59 होते हैं। एसेंशियल होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे हमारे 7 अमाइनो एसिड लगे होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल कौन से थे? जो बॉडी में नहीं बनते हैं, नहीं पाए जाते। एग्जैक्टली, गुड जॉब। और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारे अंदर होते हैं। जब जो चीज हमारे पास है उसकी जरूरत तो नहीं है ना, जो नहीं है उसकी जरूरत है, तो हमें क्या करना होता है? जो हमारे पास नहीं है हम उसकी कोशिश करते हैं भाई वो हमें कहीं से मिल जाए। अब जो है उसके लिए क्या? अब तुम्हारे पास अभी नीट की सीट नहीं है, और वो एक लौता सोर्स है, वो ऐसा मैग्नेट है, आपके मन में जो इच्छा चल रही है वो भी, और जो चलने वाली होगी इन फ्यूचर वो भी। वो ऐसा मैग्नेट है, वो टाइम के अकॉर्डिंग सबको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। बस एक बारी क्या है, आप नीट का सिलेक्शन ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि जिसको आप चोरी छुपे देखा करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद उस बंदे को आप देखेंगे तो पैसा भी लेंगे, उससे फीस भी लेंगे। तो ये होता है एक एमबीबीएस का वो रुतबा होता है, भगवान बनोगे आप। सर हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा से ऐसा होता है, हमेशा से ऐसा होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल क्या गारंटी? हमारी आवाज कर गारंटी तो बेटा इसकी भी नहीं है कि जो है किसी चीज की गारंटी नहीं, गारंटी किसी चीज की। लेकिन ये क्या है कि आप एक जो क्राइटेरिया बना करके रखे हो उसमें समझ में आता है कि भाई हाँ, अगर इस सीक्वेंस में हम चलेंगे तो हमको ये चीजें हासिल होगी। भाई LIC क्यों करवाते हो? एक डर है ना फ्यूचर में ऐसा हो जाए। LIC वाला आएगा आपकी पत्नी को आपके मरने के फायदे सुना करके जाता है कि आपके पति को, और कहता भी है ईश्वर अगर ईश्वर न चाहे, अगर ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो इनके आपके पति के गुजर जाने के बाद, पति अभी जिंदा है, 4 साल हुआ शादी की, एक ही बच्चा है, LIC वाला कहेगा कि इनके गुजर जाने के बाद इनकी जो मैच्योरिटी रकम आएगी वो 50 लाख रुपया होगी। अच्छा, उसे स्माइल भी आएगी उस चीज। पति किनारे है, 50 लाख सामने है, ये हालत है। ठीक है बेटा, तो मिनरल न्यूट्रिशन जो होता है किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? पहली चीज ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। दूसरा रिप्रोडक्शन के लिए,
तीसरा मेटाबॉलिज्म के लिए, चौथा मूवमेंट के लिए। ये मेन जो इवेंट्स होते हैं प्लांट की बॉडी में, हमारी बॉडी में, ये 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला इवेंट हो गया, रिप्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, रिप्रोडक्शन। दूसरा ग्रोथ। तीसरा मूवमेंट। और चौथा है मेटाबॉलिज्म। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था, बहुत सिंपल सा रिएक्शन था, याद करिए जरा सा, कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ था, ये आपके ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप रिएक्शन था, जहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम था, और वहां पर कोफैक्टर क्या था? Mg+2। ये जो Mg+2 क्या है? ये आपका एक, बोलिए, बाइवेलेंट कैटायन है, एक टाइप का मिनरल है। मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। जिसके पास प्लस चार्ज, मतलब इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ये इस वक्त अपने जो है किस स्टेज पर? इनर्ट स्टेज पर। 12 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 निकल गया है, ठीक है। तो ये अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया है, तो केमिस्ट्री आप जनरली जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा, देने वाला प्लस चार्ज वाला होता है, लेने वाला माइनस होता है, ठीक है। तो इस बच्चे ने कहा था कि सर जो ले रहा है वो महाजन हुआ, जो ले रहा है उसके पास पैसे की कमी थोड़ी है, उसके पास पैसा ज्यादा होगा, कहीं से भी ले लेगा। जो दे रहा है उसके पास पैसे की कमी होगी। तो जवाब क्या दिया हमने कहा ऐसा नहीं, जो दे रहा है उसके पास पैसा है तभी दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये स्टेप रिएक्शन अगर नहीं हो पाएगी मैग्नीशियम आयन की एब्सेंस में, तो बताइए पूरा का पूरा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कतई पूरा नहीं होगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। एक छोटा सा आयन है आपका, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो। आप दूसरी तरफ आप ये भी देखते हैं कि ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है और प्लस आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कन्वर्जन किसमें होता है? H2CO3 में होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम आता है वो कौन सा आता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आता है, और इसमें जो कोफैक्टर आता है जिंक 2+ आता है। अब अगर ये जिंक आयन अगर नहीं होगा तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिवेशन खत्म हो जाएगी, और इसका ये जो रिएक्शन है ये इतना ज्यादा डिले हो जाएगा कि इसका होना ना होना बन जाएगा। तो ये जिंक आयन क्या कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है। आपके ब्लड में अगर आयरन नहीं होगा, Fe2+ वाला आयरन नहीं होगा, एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं होगी। ऑक्सीजन के संदर्भ में बात कर लीजिए थोड़ा सा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है ना ये आपका आयरन, सेंट्रल एटम है। तो इसके साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक। और डॉक्टर क्या देगा आपको? आयरन की गोली देगा, ले बेटा खा और आयरन को बढ़ा। आयरन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाएगा? आपके टिश्यू को पहुंचेगा, क्योंकि आयरन बढ़ेगा तो क्या होगा? आरबीसी का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। आरबीसी का मेन क्या होता है पिगमेंट? आपका हीमोग्लोबिन। अब आप देखिए ये जो आपको दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, आपको जिंक दिख रहा है, आपको मैग्नीशियम दिख रहा है। दूसरी तरफ आप सब छोड़िए कि सोडियम है और प्लस क्लोराइड है, ये अगर नहीं होगा तो, सोडियम अगर आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं हो रहे हैं, क्लोराइड आयन नहीं है तो तभी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपका क्लोराइड शिफ्टिंग जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो आपके मिनरल्स हैं ये किस तरीके से हमारी अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात करें, अभी प्लांट बॉडी की बात नहीं कर रहे, कहाँ कितना ज्यादा इनका मेजर होगा। तो प्लांट के केस में क्या क्या होता है हम आपको बताएंगे। प्लांट के केस में भी आप देख लीजिए, ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है, और अगर मैग्नीशियम अगर नहीं है तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
और पूरी प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाता है वो आपका क्या होता है बेटा, ये आपका मैग्नीशियम होता है। प्लांट एश की बात करेंगे, ड्राई वेस्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ही मिलेगा। और चीजें आप देख लीजिए, कैल्शियम है, कैल्शियम कितना ज्यादा रोल है, ह्यूमन बींग्स में तो आप देखते हैं कि कैल्शियम का क्या रोल है, लेकिन प्लांट्स में देखिए क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह बनता है, ठीक है। और कैल्शियम के फॉर्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि स्टोरेज फॉर्म में आपको दिखाई पड़ते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट हो गया, पोटेशियम ऑक्सिलेट हो गया, तो इन सब का बड़ा ही मेजर रोल है, ठीक। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है और एक आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है, ठीक। ये आपका जो न्यूट्रिएंट है दो टाइप का है, एक है आपका ऑर्गेनिक और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक। बच्चा जानता है कि ऑर्गेनिक क्या होगा, बोल दो, तो सारा बच्चे नहीं बड़े होगा, बच्चे ही हो हमारे, तो बोलो क्या क्या होगा इनऑर्गेनिक, बोल भाई। प्रोटीन होगा, लिपिड होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा, ये मेनली होता है। सर बोलोगे सर न्यूक्लिक एसिड भी होता है, तो वो तो इन्हीं से मिलकर बनता है ना, ठीक। इनऑर्गेनिक में मिनरल आयन। अच्छा, ये ऑर्गेनिक में आपका विटामिन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना विटामिन, विटामिन आएगा तो ऑर्गेनिक में ही तो आएगा, इसमें आएगा। आपको किसी भी विटामिन का स्ट्रक्चर उठा करके देख लीजिए, कार्बन में होगा ही होगा। चलिए मिनरल आयन की बात, प्लांट्स में जो है, प्लांट के पार्ट में 59 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें 17 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ठीक है। कहाँ एनसीईआरटी में 60 है, मोर देन 60 है, अच्छा ठीक है, तो हम 60 टाइप को कंसिडर कर लेंगे, मोर देन 60 टाइप के एलिमेंट्स हैं, जिनमें 17 एलिमेंट्स कैसे होते हैं बेटा, इसेंशियल है, ये 17 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया हम देखेंगे कि इसमें क्या हम जानते हैं, अब जिस बच्चों को लिखना हो ये पॉइंट को लिख लेगा जो मैं बोल रहा हूँ, कि नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन in the absence of plant, in the absence of मत लगाना, in the absence plant cannot complete life cycle, plant cannot complete life cycle, in the absence comma plant cannot complete its life cycle and it is directly involved in metabolism। अब ये क्या है बेटा, ये स्पेसिफिक होते हैं। अब ये जो काम आप यहाँ पर देख रहे थे कि जिंक आयन क्या कर रहा था, कार्बोनिक एनाइड्राइड की एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा था, तो इस जिंक आयन की जगह कोई और दूसरा नहीं ले पा रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी, वहां पर क्या इन्वॉल्वमेंट था बेटा, Mn और Cl का, तो Mn और Cl के अलावा कोई दूसरा आयन वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका जो एक्शन है वो कैसा है, स्पेसिफिक है। हेक्सोकाइनेज के साथ मैग्नीशियम लग रहा है, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम क्या स्पेसिफिक है, उसकी जगह पर आप सोचो हम जो है नाइट्रोजन लगा दें, उसकी जगह हम मैग्नीज लगा दें, उसकी जगह हम कोई दूसरा सबसे वो एलिमेंट लगा दें, तो वो रिएक्शन परफॉर्म हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो ये क्या है, ये आपका प्लांट जो प्लांट के अंदर जो होता है ये स्पेसिफिक होता है। इनकी कमी से जो सिम्टम आते हैं उनको हम डेफिशिएंसी सिम्टम कहते हैं। जैसे हमारे अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। जैसे विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिसीज होता है, B1 की कमी से,
crickets, D1 सुन रहे हैं? D1 कहाँ होता है? D ही होता है। वेरी वेरी। और D की कमी से रिकेट, E की कमी से स्टेरिलिटी, C की कमी से स्कर्वी, A की कमी से रेटिनॉल। वो रेटिनॉल है तो वो क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, निकेलोपिया। बहुत सारे हैं। विटामिन B12 की कमी से आपका पर्नीशियस एनीमिया होगा, बीनाइन की कमी से भी आपका जो है एनीमिया होगा। ठीक, बहुत सारी डिसीजेज आती हैं। इन सब को हाँ, ये वाला टॉपिक बचा हुआ है। हाँ, जो क्वाशियोरकर है, पिलाग्रा है, ये सब डिसीज आपको मैं एक दिन लेक्चर दूंगा, जिनमें आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगा आपको। डाइजेशन का टॉपिक ये थोड़ा सा छूट गया था, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए आप। चलिए अगला पॉइंट इसमें है, हाइड्रोपोनिक्स का नाम सुना है आपने? हाइड्रोपोनिक्स आजकल बहुत ज्यादा वो जो Yes. है चलन में है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में हम करते क्या है, वहां पर सॉइल लेस कल्चर करते हैं, यहाँ पर मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल में क्या होता है, मोहिनी सो इधर देखो, हमारी तरफ मुंह खोल गई बड़ा बड़ा, इधर देखो। होता क्या है कि सॉइल को हम किस लिए यूज करते हैं? सॉइल को हम न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई के लिए यूज करते हैं। भाई यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स आयंस होंगे, और इसी की सप्लाई होगी किसके थ्रू? पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू, ऊपर जाएगा जाइलम के थ्रू प्लांट के हर पार्ट में। तो हम हाइड्रोपोनिक्स में हमने क्या किया कि सॉइल लेस कल्चर किया। सॉइल लेस कल्चर में क्या किया कि एक हमने जो है कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक तरफ हमने क्या लगा दिया बेटा? फनल लगा दिया। एक तरफ हमने क्या लगा दिया कि आपका एरेशन वाला ट्यूब लगा दिया, और प्लांट उसको अंदर रख दिया, और नीचे पूरा हमने भर दिया है पानी। अब उसके अंदर हमने न्यूट्रिशन की सप्लाई की, एक तरफ न्यूट्रिशन की सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से एक पंप लगा रखा है। इसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वो पानी धीरे धीरे रिमूव होता रहता है, ताकि पानी अगर ठहर जाएगा न्यूट्रिएंट्स के साथ तो फंगल ग्रोथ हो सकती है, प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, जिससे प्लांट को क्या हो जाएगा? खतरा होगा। तो इस तरीके से ये हम जो है बहुत बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर कल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में जानकारी ली थी, तो इनिशियल लेवल पर उसकी जो शुरुआत अगर हमें करनी है तो करीब करीब 5 से 10 लाख रुपया लगता है। लेकिन जो आप कल्टीवेशन वहां पर करेंगे क्रॉप की, जैसे टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, बैगन हो गया, लेट्यूस हो गया, पालक हो गया, इन सब चीजों की आप उपज बहुत अच्छी कर सकते हैं और प्योर ऑर्गेनिक होगा। महंगा ज्यादा नहीं होगा, आप फायदा करो, खुद खाओ, इतना पैसा था तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अमाउंट के बेसिस पर। अमाउंट के बेसिस पर जो है, अच्छा कुछ आप देखिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये जो आपका एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पॉइंट लिखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। पहले आइडेंटिफिकेशन को हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका देखते हैं कि किस अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट है, और तीसरा देखते हैं कि उस अमाउंट से अगर कम होता है, ठीक है, इसमें लिखना नहीं है, पॉइंट पॉइंट करके लिखना है बस। पहले हम क्या करते हैं बेटा? आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट की, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन है हमारे। दूसरा क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे ज्यादा, इंफॉर्मेटिव है, रेक्टिफिकेशन वाला टाइप चैप्टर। आपको याद करना होगा मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का काम क्या है, मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा, मैग्नीशियम के एक्सेस से क्या होगा। इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें पढ़ने वाला क्या बात है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल, ये थोड़ा सा समझने वाली बात। देखिए बेटा, दूसरा हम देखते हैं कि किस अमाउंट में इसकी आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि इसके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या क्या होती हैं, इनकी कमी से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी सिम्टम, डेफिशिएंसी सिम्टम, ठीक।
अब हम थोड़ा सा इनके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं बेटा, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनके क्लासिफिकेशन को लिख लीजिएगा। अच्छा, ये हाइड्रोपोनिक्स वगैरह जो है, जो बातें हमने बताई, जो एक्सपेरिमेंट बताया है हमने, इसको जो है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ये वाला जो पेज है ना, इसको आप थोड़ा सा घर पे अपने से पेज को पढ़ लीजिएगा। क्या भाई क्या नाम है? बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हंसने को कहा जाता है बेवकूफ़ इंसान। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और बात करते हुए अगर आप हंसते हैं तो इसका मतलब क्या वो मैच्योर नहीं हुआ है। सही में आप जा करके वहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, मतलब दिखता है। और किसी भी बंगाली को देखिए, चाहे वो बंगाल का चाहे बांग्लादेश का हो, आपसे बात करेगा तो बिल्कुल हंसेगा ही। सर हाँ सर एरोपोनिक्स बता दीजिए। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स बता दीजिए। नहीं, एरोपोनिक्स। ठीक है, एरोपोनिक्स है सिलेबस में, है एरोपोनिक्स है। ठीक है, एरोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स दोनों। ठीक है बेटा, बताएंगे। पहले ये वाला पहले आप होमवर्क कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ हल्की सी मेहनत करिए आप, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स पढ़िए। तो हम हाँ पढ़ने के लिए, हाँ पहले कर तो लो, पढ़ाएंगे क्यों नहीं। पहले इसके क्लासिफिकेशन के मेजॉरिटी वाले पार्ट को खत्म कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में पहले देख लेते हैं बेसिस ऑफ फंक्शन की बेसिस पर। तो बेसिस ऑफ फंक्शन में हम देखेंगे नंबर 1 कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। जल्दी से देखिए, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। बेटा ये कहने की जरूरत नहीं होती कि सर ये पढ़ा दीजिए, आप ऐसा बोल रहे जैसे हम छोड़ देते हैं उसको, छोड़ेंगे कुछ नहीं है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब पढ़ाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल में कौन कौन से होते हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। ये बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट्स होते हैं। CHON कौन, ये आपके कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा होगा, गुड, आपका कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड कौन सा होगा, जैसे आप जानते हैं ATP, आप जानते हैं क्लोरोफिल, ATP के अंदर क्या होगा, फास्फोरस, क्लोरोफिल के अंदर क्या होगा, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। ठीक है, दूसरे वो कंपोनेंट्स जो कि इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तीसरा है कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हम बोलते हैं कोफैक्टर। जैसे जैसे रूबिस्को और पेप्टेज, दो एंजाइम्स हैं, इनके अंदर जो इनका कोफैक्टर होता है वो क्या है, Mg+2, याद रखिए। तो जो आपका रूबिस्को है वो, और जो आपका है पेप्टेज, इन दोनों का कोफैक्टर है वो क्या है, Mg+2। और देखिए जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में उसके लिए कोफैक्टर क्या है, मॉलिब्डेनम होगा। ठीक है, और चलो लिखो, नाइट्रोजिनेज के लिए मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम कहाँ का मेंबर है भाई, थर्ड बी का है क्या,
क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, सिबर्गियम है। ऐसे नहीं है जी, SN प्लेट 3 होता है, SG सिबर्गियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सिबर्गियम। थर्ड भी टाइप है। डी करना, डी ब्लॉक, डी का ग्रुप कौन? चल, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के लिए मेरा ड्रीम था केमिस्ट्री का टीचर बनना, नहीं होता है। केमिस्ट्री करके केमिकल साइंस बनने का 6 नंबर। एंजियोलॉजी पढ़ते नहीं थे, केमिस्ट्री को पढ़े 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 नहीं होते। एंजियोलॉजी में गए क्या है, गॉड की बॉडी पूछ रहा है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम देख तो क्या है, छाप के चले 10वीं रैंक लगी थी हमारी यूनिवर्सिटी के उसमें, और केमिस्ट्री जो दिन रात पढ़े थे सिलेक्शन ही हुआ। बट एक चीज है, जो आपको आती है बेटा, उसको रिवीजन मोड पे जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक आप उसमें जो है महारत नहीं रख पाएंगे। इसीलिए क्या है, चाहे आप उसको पढ़ते हुए उसको रिवीजन मोड पर रखिए, या आपको जो पता है उसको दूसरों को बताते हुए, जब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक फ्लो होता रहेगा तब तक उसके अंदर जो है फ्रेशनेस बनी रहेगी। आपने उसको रोक लिया, एक जगह पर स्टेगनेंट कर दिया, नेचर का नियम है, वहां पर सड़न पैदा हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि हम बताते हैं कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरूर से जरूर। तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो जो आपने मेमोरी बनाई है थ्योरी पढ़ करके, उसका फ्लो होता है। जब फ्लो होगा तो चीजें बिल्कुल फ्लो में आपको याद रहेंगी, रवानी में। प्रॉब्लम ये होती है ना हम बच्चों के साथ कि आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसके क्वेश्चंस अगर हम 1 हफ्ते के बाद लगाएंगे तो 1 हफ्ते के बाद यही टॉपिक आपको फिर से नया लगने लगेगा। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ जो रिपीट कर रहे हैं और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, 95% बच्चों के साथ 5% तक सिलेक्शन हो जाता है ना, 95 के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं होता यही प्रॉब्लम होती है। डेली टाइम टेबल बनाएंगे, डेली टाइम टेबल चेंज होगा। डेली वो कहेंगे आज सुबह 6 बजे उठेंगे, वो कतई कभी नहीं उठते। स्नूज पर 10 मिनट का स्नूज लगा करके ठीक है फिर सो जाए, फिर आप खुलेगी उनकी 10 मिनट के बाद, फिर मोबाइल का साइलेंट करके फिर सो जाएंगे, फिर आप खुलेगी उनकी क्लास 8:30 बजे तो उनकी आँख खुलेगी 8:25 सर 5 बजे उठ जाते। ठीक है, ये चीजें हैं। तो बेटा जो फेलियर हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनके पीछे सबसे मेन वजह जो 95% वाले बच्चे हैं उनके साथ यही हो रहा है कि जो टॉपिक चल रहा है उसको क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। उसको करिए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना तो एक्स्ट्रा में पढ़िए, लेकिन जो चल रहा है उसको करिए। क्यों नहीं आ रहे हैं नंबर आपके? एक ही टॉपिक का अगर हम 5 बार 6 बार भी टेस्ट ले रहे हैं उसके बाद भी नंबर नहीं आ पा रहा है, उसके पीछे की वजह यही है कि थियरी हमने मंडे को पढ़ा है और उसका जो है क्वेश्चन हम सैटरडे को सॉल्व कर रहे हैं। आप ऐसा भी मत करिए कि अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ने के 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं, अभी थ्योरी पढ़ा आपने, थोड़ा सा रिलैक्स लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 100-200 क्वेश्चन जितना भी मिले सॉल्व करके आगे बढ़िए। ठीक है, याद रहे। जो डाउट रहेगा आपको, डाउट तुरंत क्लियर होगा, तुरंत सर पूछिए सर ये डाउट नहीं आ रहा है बताइए। अब तो लोग डाउट भी नहीं पूछते, डाउट भी ऐसे पूछते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस का होता है, जो बैठा हुआ हर इतना है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन। उस वक्त अगर ये जो है मार्क जुकरबर्ग ने या ये डिवाइस ये थोड़ा सा बनाया होता कि इसको हम मोबाइल से बाहर निकाल लेते, निकाल करके हम इसको कूदते। तो बेटा बस सीधी सी बात यही है कि आपको यहाँ रहना है कि आपको यहाँ रहना है, ये फैसला आपका है, फैसला आपका है।
कैसे क्या करना है, पढ़ने के तरीके हम बता रहे हैं। मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, या कहीं और से अगर आप पढ़ें तो वो भी कुछ नया नहीं पढ़ाएगा, वो यही पढ़ाएगा जो आपके एनसीईआरटी में, और सिलेक्शन वही लड़का लेगा जो आप लोगों के साथ में। डिसिप्लिन पेन लीजिए, रिग्रेट पेन कम होगा, ठीक है ना। इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल मैंने बताया था ना, जितना ज्यादा डिसिप्लिन पेन लेंगे उतना ही कम क्या होगा, रिग्रेट पेन होगा। तो रिग्रेट पेन को क्या करना है, हमें जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए हमें करनी होगी मेहनत, और वो आपसे होगी नहीं, ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में भी आप जानते हैं कि क्लोराइड आयन का इस्तेमाल होता है। अब अमाउंट की बात करेंगे, ठीक है, इसकी अमाउंट की बात करेंगे। तो अमाउंट में चलिए हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक, पानी बचा नहीं, देखिए आराम से भाई, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ये चैप्टर कल फिनिश करते हैं, लेकिन कल तो 12th वाला टॉपिक चलेगा ना। ऋतिक क्या चलना है कल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, यस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर पूरा रट्टा मार के याद करके कॉपी में 3 बार बना करके लाएंगे। 3 बार याद करके चौथी बार अपनी कॉपी में बनाना, एक चीज बना करके आना, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। डीएनए जिसका क्लियर है उसका इनहेरिटेंस भी क्लियर रहेगा, जिसका डीएनए डिफेक्ट है उसका इनहेरिटेंस भी डिफेक्टेड होगा, ये समझ लीजिए आप। कहते ना यार उसका डीएनए खराब है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपके, एक होता है आपका मेजर मतलब ज्यादा वाली, और एक होता है क्या, माइनर। मेजर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट, और माइनर वाले को क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट एंड माइनर न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट कितनी वैल्यू कितनी होती है, यस, इसकी वैल्यू होती है, तो सब पढ़ के आए हैं और तुम लोग चुपचाप मूक दर्शक बने हुए, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक। और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होगा बेटा, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। मेजर वाले को याद कर लो, मेजर वाले कैसे याद करो, कुछ ट्रिक वगैरह है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, कोई बताएगा इसका सिद्धांत, यस ट्रिक है तुम्हारे पास, मैं बताता हूँ। कौन सा की दारू आती, शराब आती, कौन कौन, दारू तो क्या करोगे, दारू तो क्या करोगे, पियोगे ना तो पीछे हो जाएगा, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। कैल्शियम,
CNG को अब क्या कर सकते? वो CNG, ज्यादा बोलो तो LPG डाल के आग लगा देंगे। ठीक है, याद हो गया ये? यस सर। ठीक है, कौन पी के जो CNG होता है लोग उसको CNG बोलते हैं। ठीक है, वो वाला माइक्रो वाला, छोटका वाला। कुछ छूट रहा है इसमें? आयरन, क्यूमो, ब्रांड, मंजन, हाँ हमने ऐसे ही याद कर लिया था, इसका ट्रिक वगैरह नहीं बना, ये तो अभी पता है। तो ये आप लोग याद कर लो। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं माइक्रो वाले में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक्रो वाले। ठीक है, यस। आपके जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं आपके नॉन मिनरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे वाटर हो गया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। एनपीके जो होता है आपका क्रिटिकल एलिमेंट होता है। ठीक, एनपीके क्या है आपका? क्रिटिकल एलिमेंट। देखिए चुप हो जाओ, एनपीके आपका क्या है? क्रिटिकल एलिमेंट। एनपीके आपका है क्रिटिकल एलिमेंट। ठीक है, दुर्लभ। क्रिटिकल मतलब बताओ? जो चीजें कम होती है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो क्रिटिकल मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं, तो आप जानते नहीं कि एसिड बनेगा ही, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो कुछ नहीं। नाइट्रोजन की जरूरत या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? NO2 माइनस में होगी या NO3 माइनस। लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट NO2 माइनस की होगी या NO3 माइनस? NO2 माइनस। ठीक है, तो नाइट्रोजन की जरूरत हमें होती है NO2 माइनस के फॉर्म में और NO3 माइनस के फॉर्म में। ठीक है, अब बताइए कौन नाइट्राइट है कौन नाइट्रेट है? ठीक है, ऊपर वाला नाइट्राइट, नीचे वाला नाइट्रेट। शाबाश, ये नाइट्राइट है, ये क्या है? नाइट्रेट। ठीक, ये फॉर्म है। और आपका NH3 प्लस, NH3 प्लस की भी रिक्वायरमेंट होगी ना भाई? NH3 प्लस भी कहते हैं ना। ठीक है, कर लो, तुम्हारे मन है। NH4 प्लस कर लो। अब हमको उतनी केमिस्ट्री नहीं आती ना जितनी तुम लोगों को आती है। NH4 प्लस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? जल्दी बताइए। आपका अमाइनो एसिड के लिए, आपके प्रोटीन के लिए, आपके हार्मोन के लिए, और किसके लिए? जल्दी बताइए। और आपके वाइटामिन के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अलावा
आपके पास आएगा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस एटीपी में फास्फोरस जो होता है किस फॉर्म में होता है? PO4 -3, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन में भी PO4 3 माइनस में, न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है? PO4 3 माइनस। तो फास्फोरस किस फॉर्म में होगा बेटा? तो ये होगा आपके तीनों जगह पर, सेल मेम्ब्रेन में, न्यूक्लिक एसिड में, सेल मेम्ब्रेन में भी होगा, न्यूक्लिक एसिड में भी होगा, और आपके एटीपी में भी होगा, आपके एटीपी में भी होगा, ठीक है। पोटेशियम आयन जो होता है, पोटेशियम आयन K+, इसका काम क्या होता है बेटा? बैलेंस कैटायन एंड एनायन। ये क्या करेगा? ये बैलेंस करेगा कैटायन और एनायन को, बैलेंस कैटायन एंड एनायन, ठीक है। साथ ही साथ हिस्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, और टर्जिडिटी ऑफ सेल, हिस्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग और टर्जिडिटी ऑफ सेल। एक गुड न्यूज दें आपको, Yes, sir. LIC वाला ऑफर है। जिस बच्चे का इस बार नंबर 670 प्लस रहेगा, जिसका 670 प्लस रहेगा उसको, हाँ एग्जाम में नीट में तो 690 प्लस रहेगा आपको, तो हमें पता है, की बात नहीं। अभी यहाँ पर जो टेस्ट हो रहा है 670 प्लस आप करेंगे तो मेरी तरफ से बहुत बढ़िया वाली ट्रीट मिलेगी। अल्लाह तो लो, सरप्राइज होता है, ट्रीट है बस इतना जाना, बढ़िया वाली। टाइम है, एक हफ्ते पहले से ही आपको सिलेबस हमने क्या किया है बता दिया, क्या क्या आएगा ये भी बता दिया, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये भी बता दिया। प्रीवियस वाले जितने भी पेपर हमने लिए उन सारे पेपर के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। Yes. हाँ 11th वाले बच्चों के लिए भी है क्या? हमारा सिलेबस हमने नहीं दिया। चलो आगे, पोटेशियम के साथ हो गया। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम का क्या काम होता है भाई? कैल्शियम का मेजॉरिटी में फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देखो हम वो बता रहे हैं जो आप जानते हो, क्यों? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, Yes. दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला को बनाएगा कैल्शियम के फॉर्म में, और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। अब अगर एनिमल में आते तो हम बताते हैं एनिमल में और क्या क्या काम होता है, बहुत सारे काम। क्या टाइम हो रहा है? अभी थोड़ी देर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, मैग्नीशियम 2+ का काम बोलो क्लोरोफिल को बनाने में, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, ठीक है। Glycolysis. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी एंजाइम में वो फैक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? डीएनए के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम यूज होते हैं वहां पर भी इसका काम होता है। अब राइबोसोम में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम का 0.001 मोलर कंसंट्रेशन जब इस्तेमाल होता है
तब राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में क्या करते हैं बेटा, मैग्नीशियम नहीं होगा तो ये काम नहीं, ये काम नहीं हो तो एमआरएनए सर इसकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, एमआरएनए की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, मतलब सारा काम। ठीक है, क्या बताया मैंने मैग्नीशियम का? सबसे पहले चीज ये क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम होता है, पहला पॉइंट। दूसरा राइबोसोम के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अभी हमने बताया। ठीक है, तीसरा काम हमने क्या बताया बेटा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेटरी एंजाइम में क्या करता है, वो फैक्टर की तरह काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इसके एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के लिए वो फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक, और तो और डीएनए मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम यूज होते हैं वहां पर भी ये वो फैक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर को फैक्टर की तरह काम करेगा, जिसमें डीएनए के मेटाबॉलिज्म। आयरन, आयरन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और कैटालिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्या बात है, शाबाश नेहा पचौरी, शाबाश, कैटालिस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बढ़िया बताया बच्ची ने। और बताओ देखो, और काम बताओ। जैसे इसने बताया है, क्या नाम है इसका, सिद्धांत ने कहा कि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है, बिल्कुल सही बात। तो ये आपका आयरन जो है, दो जल्दी कर लीजिए, ये हो गया आपका कैटालिस, पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मैग्नीशियम, एमएन, मैग्नस आयन होता है ना, एमएन, यस मैग्नस आयन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सर क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन कौन सा होता है? ये चैट में तो कहीं नहीं लिखा है क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन। बेटा देखना पड़ेगा, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मुझे याद है। मैग्नीज के बारे में देख लीजिए भाई, एमएन के बारे में देख लीजिए, एमएन, इसका जो आयन होता है एमएन प्लस, इसको मैग्नस आयन कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ। अब फोटोलिसिस कहाँ पर होता है नेहा पचौरी, बोलो जवाब दो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होता है? बोलो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टील। सर फोटो सिस्टम 2। TS2 में, इतनी देर बाद देखने के बाद बोल रहा है फोटो सिस्टम 2 में। बाद सर आपने उससे पूछा था। वो तो सन्नाटे में चलेगी ना बच्ची, सर याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। याद नहीं आ रहा था ना। हाँ, काम की चीज नहीं याद आती है, मैं पता है, काम की चीज याद आ जाए तो काम ना बन जाता है। TS2 में होता है। TS2 क्या होता है, नहीं पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, फोटो सिस्टम। कभी बैठ कर के मजे लेते थे। पर कैसी काम होता है। जिंक के लिए लिख लो भाई, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और
बताइए। Dehydrogenase. ऑक्सीजन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए भी इस्तेमाल होता है। याद करिए जरा से, जब हम आपको एंजाइम पढ़ा रहे थे, जब हम आपको मेटलोजाइम पढ़ा रहे थे, एंजाइम के साथ साथ जो मेटल आयन को किस तरह काम कर रहे थे, वहां पर ये सारी बातें बताई थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा नया है कि इसमें हमने ऑक्सीजन सिंथेसिस को इंक्लूड किया है। उसके बाद आपका आता है बोरॉन। बोरॉन जो होता है ये बोरेट आयन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये बोरेट आयन जो होता है बेटा, बोरेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? BO3 3- या B4O7 2-। ये बोरेट आयन का फॉर्मूला होता है। 2 बोरेट आयन होते हैं, आप लिख सकते हैं। केमिस्ट्री इतनी अच्छी तो है नहीं हमारी। ये आपका बोरेट आयन है, तो स्पेशली आपका BO3, आपका ये क्या होता है? BO3 2- हो गया, 3- हो गया, ये बताइए। -3 होगा, BO3-। इसका काम क्या होता है जरा सा लिखिए इसके काम से। इसका काम होता है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, पहला पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, दूसरा अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में मदद करना। अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन और आपका कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में मदद करना। कल जो है आपको, अच्छा मॉलिक्यूलेट आयन के बारे में बता दिया। कल हम आपको मोबिलिटी बता देंगे, नाइट्रोजन साइकिल बता देंगे। इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को डिस्कशन करते हुए इस बच्चे का जो बचा हुआ हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जो हमने आपको आज होमवर्क दिया है, ये आप हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को पढ़िएगा अच्छे से, पढ़ करके उसको लिखिएगा और कल हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, मतलब ये करीब 40 मिनट में ये चैप्टर खत्म करके हम आपका शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो कल हम फंडामेंटल पढ़ाएंगे कि डीएनए वगैरह का क्या मामला होता है। तो कल 11th वाले बच्चे कल वापस आएंगे इस क्लास में, ठीक है? सर जी बेटा। सर ये क्लास ले लीजिए सर, मेरे को डाउट पूछना है।